अर्थशास्त्र सिविल सेवा परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह चाहे यूपीएससी हो या राज्य सिविल सेवाएं हो, दोनों की तैयारी में, दोनों परीक्षाओं में अर्थशास्त्र को तैयार करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। इसीलिए इस विषय की तैयारी को हम बहुत ही गंभीरता से लेंगे। अब देखिए, अर्थशास्त्र को लेकर बहुत सारी धारणाएं प्रचलित हैं समाज में। एक हिस्सा तो छात्रों का यह मानता है कि अर्थशास्त्र बहुत ही सरल विषय है, इसे तैयार करना बहुत ज्यादा आसान है, और उन छात्रों की बहुत ज्यादा रुचि भी है अर्थशास्त्र में। उन छात्रों को मेरा नमस्कार और उन छात्रों को मेरी शुभकामनाएं। मैं आपसे कहूंगा कि आप मिलके हमारे साथ अर्थशास्त्र के विषय को और निखारिए। पर मैं उन छात्रों से आज बात करने जा रहा हूं जिन छात्रों को यह बहुत ही जटिल और कठिन विषय मालूम होता है। उनकी जरा भी रुचि नहीं है अर्थशास्त्र के विषय में। वह इस विषय को इसीलिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, बस इसीलिए। वरना अगर ऐसा मौका मिलता कि अर्थशास्त्र के विषय को करे बगैर आप परीक्षा में बैठ सकते तो वो ऐसा ही करते। अब उन छात्रों को मैं यह कहना चाहता हूं कि अर्थशास्त्र बिल्कुल भी जटिल विषय नहीं है। यह एक बहुत ही सरल विषय है। हां, वैज्ञानिक जरूर है, इसमें रट्टे मारने वाला जो पोर्शन है वो कम है, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं। पर यही तो खूबी है इस विषय की। देखिए, जो आपके विषय होते हैं जिनमें रट्टे मारने वाला पोर्शन ज्यादा होता है, वह होते हैं मुश्किल। जिनमें समझने वाला पोर्शन ज्यादा है, उन्हें तो बस आपने एक बार समझना है और बस आपका विषय तैयार। यही तो खूबी है इस विषय की। और आप में से अभी भी जो लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं हो रहे कि अर्थशास्त्र बहुत ही सरल विषय है, मैं आपको कहता हूं कि बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। इस लेक्चर श्रृंखला के अंत तक वेट कीजिए। इस लेक्चर श्रृंखला के अंत में आप भी मेरे मत से सहमत होंगे। अर्थशास्त्र सचमुच में बहुत ही सरल विषय है। और अगर आपने ये लेक्चर्स ध्यानपूर्वक सुने हैं, एकाग्रचित्त होकर सुने हैं, और जो जो रणनीति मैं आपके साथ साझी करूंगा वैसी वैसी रणनीति आप फॉलो करेंगे, जो मार्ग मैं आपको दिखाऊंगा उसी मार्ग पे बिना कुछ सोचे समझे जैसा मैं बताते जा रहा हूं वैसे ही आप अगर चलते जाएंगे तो इन लेक्चर्स के अंत में आप भी ये मानेंगे कि अर्थशास्त्र बहुत ही रोचक और बहुत ही सरल विषय है। और अर्थशास्त्र को लेके तो आपको अपनी परीक्षाओं में चिंतित होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस जैसी जैसी रणनीति मैं आपके साथ साझी करूं, आपने वैसी वैसी रणनीति ही फॉलो करनी है, उसी का पालन करना है, नियमित रूप से पालन करना है। ठीक है, चलिए, आज का जो हमारा अर्थशास्त्र का लेक्चर होगा वो प्रारंभिक लेक्चर है। तो इसमें हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम के बारे में, और उस पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। बस इन्हीं दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम के बारे में। देखिए, अब जो अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम है उसे हमने 3 हिस्सों में विभाजित किया हुआ है। देखिए, जो सामान्य किताबें या सामान्य पुस्तकें आपको मिलेंगी अर्थशास्त्र से संबंधित, उनमें इस हिसाब से नहीं बांटा गया है अर्थशास्त्र को। यह हमारी ही इनोवेशन है, हमने ही ऐसा किया है क्योंकि हमें कुछ 10-1 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है छात्रों को पढ़ाने का और अर्थशास्त्र पढ़ाने का। और हमने ये पाया है कि अगर छात्र जिनके लिए अर्थशास्त्र बिल्कुल भी रोचक विषय नहीं है, बिल्कुल भी सरल विषय नहीं है, वो अगर ऐसे तैयारी करे अर्थशास्त्र के विषय की तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होता है और उनकी पकड़ मजबूत हो जाती है अर्थशास्त्र के विषय में। तो इसीलिए हमारी जो विभाजन प्रणाली है अर्थशास्त्र के विषय को लेके, जैसे चैप्टर्स हमने बांटे हुए हैं अर्थशास्त्र के विषय में, वह बंटवारा, वह विभाजन आपको सामान्य किताबों में नहीं मिलेगा। यह हमारी ही इनोवेशन है। खैर, चलिए, हमारी इनोवेशन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मोटे मोटे तौर पे पाठ्यक्रम जो है अर्थशास्त्र का, उसे हमने 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। तो वह 3 भाग मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहला भाग है व्यष्टि अर्थशास्त्र का। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इसे हम कहते हैं। अब देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र को लेके अगर हम
पिछले कुछ सालों के जो प्रश्न पूछे गए हैं सिविल सेवा परीक्षाओं में, उनका आकलन करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, यूपीएससी ने इक्का दुक्का एक आधे साल में कभी सवाल पूछ लिया है। राज्य सिविल सेवाओं ने भी, चाहे वो यूपी राज्य सिविल सेवाएं हो या वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इन्होंने भी कभी कभार 5 सालों में एक बार व्यष्टि अर्थशास्त्र से कुछ सवाल पूछ लिए हैं। पर व्यष्टि अर्थशास्त्र आपके पाठ्यक्रम का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। इसीलिए इस विषय को तो हम, इस उप विषय को हम एक ही लेक्चर में खत्म कर लेंगे। तो जो आपका पहला लेक्चर होगा वो व्यष्टि अर्थशास्त्र से होगा ना। आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे होंगे कि अगर ये इतना आवश्यक विषय नहीं है तो इसे हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, एक लेक्चर भी क्यों दे रहे हैं इसे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र आपके पाठ्यक्रम का इतना आवश्यक हिस्सा नहीं है, यह बात मैं मानता हूं, और पिछले कुछ सालों के सवालों के आंकलन से पता चलता है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पर देखिए, जो अर्थशास्त्र के मूल्य सिद्धांत हैं उनके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो आप अर्थशास्त्र के विषय को बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मांग का सिद्धांत या मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, आपूर्ति का नियम, ठीक है, विभिन्न प्रकार के बाजार कैसे होते हैं, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन बाजार हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बाजार हो गया, ये विभिन्न प्रकार के जो बाजार हैं इनके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा, लॉ ऑफ डिमांड, मांग के सिद्धांत को अगर आप नहीं जानते हैं, आपूर्ति के सिद्धांत को अगर आप नहीं जानते हैं, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है अगर आप ये नहीं जानते हैं, तो आप अर्थशास्त्र को समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जो मूल सिद्धांत हैं अर्थशास्त्र के, वह हम पहले लेक्चर में ही कवर कर लेंगे, पहले लेक्चर में ही पढ़ लेंगे, और वह सब हम करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में, क्योंकि ये आपके अर्थशास्त्र का आधार है। आपके अर्थशास्त्र के विषय की तैयारी की नींव रख दी जाएगी अगर आप इसे ध्यानपूर्वक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, सवाल ज्यादा नहीं आएंगे, इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूं। सवाल ज्यादा, प्रश्न ज्यादा नहीं पूछे जाते इससे, पर बिना इसके आप बाकी उप विषय अर्थशास्त्र के विषय को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले लेक्चर में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कर लेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें आप मांग का सिद्धांत हम कर लेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, हम आपूर्ति का सिद्धांत कर लेंगे, बाजार कितने प्रकार के होते हैं वह हम कर लेंगे, एकाधिकार बाजार होता है ना, और ऐसे बहुत सारे बाजार होते हैं, ओलिगोपोलिस्टिक बाजार होते हैं, तो वह सब हम कर लेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में, और एक ही लेक्चर में इसे समाप्त कर लेंगे। उसके बाद इससे संबंधित बस एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करेंगे, बस उतना ही, और इसको हमने छोड़ देना है। हाँ, इसमें पढ़े हुए मूल सिद्धांत बस हमें याद रखने हैं पूरे लेक्चर श्रृंखला के दौरान, तो इसे करना ध्यान से है, पर हाँ, इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, पर इसे लाइटली भी नहीं लेना, इसका मतलब यह भी नहीं है, ठीक है। चलिए, फिर दूसरा हिस्सा है जो बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही आवश्यक हिस्सा है, वह है समष्टि अर्थशास्त्र का। अब समष्टि अर्थशास्त्र को हम कहते हैं अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैं आपको बात यह बता दूं, बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र अगर आप अच्छे से नहीं समझते तो पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था की तैयारी या अर्थशास्त्र के विषय की तैयारी आपकी व्यर्थ है। यह सबसे महत्वपूर्ण है, और जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि अर्थशास्त्र का जो विषय है वह वैज्ञानिक है, वह तकनीकी ज्यादा है, उसमें रटने वाला पोर्शन कम है, वह मैंने इसलिए बताया था क्योंकि अर्थशास्त्र का जो विषय है उसके उप विषय में जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो ऐसा ही है, वह तकनीकी है, साइंटिफिक है, और इसीलिए इसमें आपकी एकाग्रता मुझे चाहिए होगी, आपका एकाग्रचित्त चाहिए होगा, ध्यानपूर्वक आपने इन लेक्चर्स को सुनना है। तो समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित जितने भी लेक्चर्स मैं आपको करवाऊंगा वो है आपने ध्यानपूर्वक सुनने हैं। अभी आगे जब हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसे मैं महत्वपूर्ण विषय कहता हूं। ये आधार है, ठीक है। ये वैसे तो इसको भी मैंने आधार ही बोला था, पर यह ज्यादा बड़ा आधार है आपके अर्थशास्त्र के विषय का। तो ध्यान रखना, जब इस विषय के लेक्चर्स चल रहे होंगे तब आपने एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। ध्यानपूर्वक एकाग्रचित्त होके मुझे अपना 100% दे दो। जब मैं ये लेक्चर्स करवा रहा हूंगा
मुझे अपना 100% दे दो। जैसे जैसे मैं ये विषय पढ़ाऊंगा, जैसी जैसी रणनीति मैं आपके साथ साझी करूंगा, आपने वैसा वैसा करते जाना है। और मेरा वादा है, मेरा वचन है कि अगर आपने यह विषय अच्छे से कर लिया तो आप अर्थशास्त्र में बिल्कुल भी मार नहीं खाएंगे। इस विषय को लेके तो आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं होंगे और इससे संबंधित सारे एमसीक्यूज आप सॉल्व कर पाएंगे, सारे मुख्य परीक्षा के उत्तर आप दे पाएंगे अर्थशास्त्र से संबंधित। बस इस विषय पे मुझे अपना 100% आपने देना है, 100% देना है आपने। ठीक है, ये बहुत आधारभूत विषय है एक तरह से। ठीक है, हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको कह दिया इस विषय में आपने मुझे अपना 100% देना है तो इसके बाद के जो विषय होंगे उसमें आप मुझे 100% नहीं देंगे। इसका मतलब ये नहीं है, उसमें भी कोशिश करना 100% देने की। पर हां, अगर उस जो आने वाला विषय है उसमें आप 100% नहीं भी दे पाते तो भी मेरी तरफ से माफी आपको मिल जाएगी, क्योंकि आने वाला जो विषय है, उप विषय है अर्थशास्त्र का, वह रटने वाला ज्यादा विषय है, उसमें समझने वाला ज्यादा नहीं है, रटने वाला ज्यादा है। तो उसमें अगर आप 100% नहीं भी दे पाते, 90% दे देते हैं, 80% दे देते हैं, तो भी मेरी तरफ से माफी है। पर इसमें तो आपने 1% की भी कटौती नहीं करनी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, इसमें बिल्कुल नहीं करना है। हां, इसके बाद वाला जो उप विषय है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था का। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भारत की इकोनॉमी है उसके कुछ जो भिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, अवसंरचना क्षेत्र हो गया, है ना, रोजगार क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और जानकारी को रटेंगे। ठीक है, हां, इसमें भी थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, निमित्त मात्र इसमें भी वैज्ञानिक कंपोनेंट होगा, समझने वाला कंपोनेंट होगा, उसको मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, पर रटने वाला कंपोनेंट ज्यादा होगा इसमें, इसलिए रट्टा तो इसमें मारना पड़ेगा। हां, रट्टा आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप इस विषय में मुझे अपना 100% देते हैं। बार बार बोल रहा हूं मैं ये, पर फिर भी बार बार, जितनी बार भी मैं बोलूं उतना कम है, ताकि आपके अंदर ये बात घुस जाए कि जब इसके लेक्चर चल रहे होंगे आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकने देना, अपना एकाग्रता नहीं भटकने देनी, अपनी 100% देना है अपना। ठीक है, चलिए, अब व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें हम क्या क्या छोटे छोटे मूल्य सिद्धांत हम पढ़ेंगे, मांग का सिद्धांत वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसे तो एक लेक्चर में हम कर लेंगे। हां, 10 से 15 लेक्चर लगेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के, और इसमें फिर दोबारा दोहरा देता हूं, ध्यान पूर्वक आपने ये लेक्चर लगाने हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं इस पे इतना ज्यादा ध्यान क्यों केंद्रित कर रहा हूं, आपका ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपके साथ साझी करता हूं ये बात कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या क्या पढ़ेंगे, और ये जो चीजें हम पढ़ेंगे इसे मैं बार बार महत्वपूर्ण क्यों बोल रहा हूं, है ना। तो चलिए, सबसे पहला विषय जो हम समष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे वह होगा आर्थिक वृद्धि एवं विकास। मेरी लिखाई थोड़ी सी खराब है बोर्ड पे, तो प्लीज मुझसे नाराज मत होइएगा, थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखिएगा। खैर, आपको समझ तो आ रहा है, मैं पढ़ भी दूंगा। आर्थिक वृद्धि एवं विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये एक आवश्यक चैप्टर है, आवश्यक पार्ट है। क्यों? क्योंकि इस पाठ में हम ऐसे धारणाओं के बारे में, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आप आए दिन हर रोज सुनते हो। जैसे आप जीडीपी सुनते हो, हर रोज सुनते हो। जीडीपी किसे कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद ना। आप सुनते तो रहते हो कि भारत की जीडीपी अब बढ़ गई है, उसमें तेजी से वृद्धि हो रही है, या घट रही है, उसमें वृद्धि या उसमें गिरावट आई है। ये सारी चीजें आप समाचारों में सुनते रहते हो, पर क्या आपने कभी सोचा है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है क्या, और इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसके बारे में आए दिन अर्थशास्त्री चर्चा क्यों करते रहते हैं, और इस पे हम सबका, सारे नागरिकों का ध्यान इतना केंद्रित क्यों करते हैं? क्या है ऐसा खास जीडीपी में? यह चीज हम इस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में। हाँ,
जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनके जानकारी मैं आपको दूंगा और उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको दूंगा, जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। और जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, उसको चलाने वाले, उसका संचालन करने वाले वो 4 स्तंभ कौन से हैं? उपभोक्ता का एक स्तंभ है, निवेशकर्ता का एक स्तंभ है, सरकार का एक स्तंभ है, आयात निर्यात का एक स्तंभ है। इन 4 स्तंभों पे टिका हुआ है इन 4 स्तंभों पे टिकी हुई है आपकी पूरी अर्थव्यवस्था, और इन 4 स्तंभों के द्वारा ही संचालन होता है आपकी जीडीपी का। जब ये 4 चीजें अच्छी चल रही हैं तो जीडीपी में ठीक ठाक वृद्धि हो रही है। तो यह है जो समझने वाली चीज है, यह मैं आपको समझाऊंगा इसमें। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो समष्टि अर्थशास्त्र का एक एक चैप्टर जो होगा, चैप्टर नंबर 1 से ही मैं शुरुआत कर रहा हूं, एक एक चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होगा और इससे आप अर्थशास्त्र के विषय को, या आए दिन जो आप अर्थशास्त्र से संबंधित टर्म्स जो होते हैं, जो आप सुनते हो, उनको एक नई रोशनी में देखोगे। जीडीपी सुनते रहते हो, पर जीडीपी है क्या? राष्ट्रीय आय क्या है? नेशनल इनकम क्या है? क्यों सारे इतना दिमाग खराब कर रहे हैं इन सारे विषयों में? क्या है इनका योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में और हमारे नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने में? क्या योगदान है, वह हम करेंगे। तभी इस चैप्टर का नाम है आर्थिक वृद्धि एवं विकास। और विकास के बारे में तो सारे राजनेता, सारे समाज सेवी सभी बात करते रहते हैं। तो यह हम एक अर्थशास्त्री की नजर से इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा चैप्टर जो हमारा होगा, दूसरा पाठ होगा जो हमारा, वह भी ऐसा ही विषय है जिसके बारे में आए दिन चर्चा होती रहती है। वह है महंगाई का विषय, है ना। अब अर्थशास्त्री महंगाई को कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, महंगाई। अब देखिए, महंगाई के बारे में हर कोई बात करता है। एक अज्ञात व्यक्ति भी महंगाई के बारे में जरूर बात करेगा, क्योंकि महंगाई का असर पड़ता है उसके जीवन पे। हम सभी बात करते हैं महंगाई के बारे में, पर हमने कभी समझा है महंगाई है क्या? महंगाई को बढ़ने में या कम होने में किन किन चीजों का हाथ होता है उसके पीछे? महंगाई क्यों बढ़ती है? ऐसा क्यों कहते हैं कि मांग और आपूर्ति के असंतुलन की वजह से महंगाई बढ़ती है? और मांग बढ़ानी चाहिए तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपूर्ति उसके साथ संतुलित तरीके से बढ़ रही है, यह देखना चाहिए, नहीं तो महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये सारी जो चीजें हैं जिनके बारे में अर्थशास्त्री आए दिन न्यूज चैनल्स पे बात करते हैं, वह आप समझ पाओगे। मैंने आपको कहा था ना कि जब आप ये लेक्चर श्रृंखला पूरी कर लोगे, इसके अंत में आप भी एक तरह के अर्थशास्त्री बन जाओगे और आपकी अर्थशास्त्र में रुचि बढ़ जाएगी। आप जो ये न्यूज में बड़े एक्सपर्ट्स बने फिरते हैं, लोग जो बातें करते हैं, उन बातों को समझ पाओगे और उनकी बातों का मूल्यांकन भी कर पाओगे, है ना। तो जो जो चीजें हम वैसे सुनते रहते हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे, गहराई में उतर के पढ़ेंगे। महंगाई भी वही एक विषय है। मुद्रास्फीति क्या है, क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, इसके पीछे क्या कारण है, मुद्रास्फीति बढ़ने की वजह से अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके होने की वजह से, ऐसे कैसे समीकरण हैं जिनके होने की वजह से मुद्रास्फीति बढ़ती या घटती है, ये सारी चीजें हम करेंगे। इसे हम एक ही लेक्चर में निपटा देंगे। पर ठीक है, चलिए अब मुद्रास्फीति की बात करी है तो मुद्रा के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, है ना। तो तीसरा जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा मुद्रा एवं मौद्रिक नीति। मुद्रा एवं मौद्रिक नीति। अब आपने भारतीय रिजर्व बैंक का नाम सुना है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम सुनते तो रहते हैं और उनको बहुत ही अच्छा स्तर दिया हुआ है। जितने भी अर्थशास्त्री हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक में काम करते हैं, हम उनको बहुत एकाग्रचित होकर सुनते हैं और हम कहते हैं वाह, ये एक्सपर्ट्स, ये हमें बताएंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। पर हमें खुद ज्ञात नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक करता क्या है। बिना इस बात का बोध हुए, बिना इस बात का ज्ञान हुए हम उनकी बातें सुन लेते हैं। तो बतौर अर्थशास्त्री या बतौर अर्थशास्त्र के छात्र अब आप समझ पाएंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक करता क्या है, उसकी कार्यशैली क्या है उसकी प्रणाली, उसमें जो ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं उनके सिलेक्शन की क्या प्रणाली है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो शक्तियां हैं नियम बनाने की, कानून बनाने की, वह शक्तियां कौन से अधिनियम से आती हैं, यह सारी चीजें। और
भारतीय रिजर्व बैंक का को ही दारोमदार दिया हुआ है। सारी जिम्मेदारी हमारे देश की मौद्रिक नीति की सारी जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। तो यह मौद्रिक नीति क्या है, मुद्रा क्या है? पैसे के बारे में तो हम सब जानते हैं, हम सब सुनते हैं। पैसा हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। पैसे को लेके इतनी लड़ाई वगैरह हो रही है, पर पैसा है क्या? व्हाट इज पैसा? क्या होता है पैसा? वह हम समझेंगे। और दूसरा, पैसे की जो आपूर्ति है, मुद्रा की जो आपूर्ति है, उसको बढ़ाया क्यों जाता है, उसको घटाया क्यों जाता है, और कौन बढ़ाता या घटाता है? मैं बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक बढ़ाता या घटाता है। पर भारतीय रिजर्व बैंक कैसे बढ़ाता है और क्यों बढ़ाता है, कैसे घटाता है और क्यों घटाता है, ये सारे निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति के तहत लेता है। और ऐसा क्यों करता है, कब करता है, वह सारी चीजें हम करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब रिजर्व बैंक के बारे में तो हमने कर लिया, मौद्रिक नीति के बारे में भी हम जान लेंगे। पर आपको पता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो दो पहियों पे टिकी हुई है। दो पहियों से इसका संचालन हो रहा है, इसे चलाया जा रहा है। ठीक है, और एक निर्धारित दिशा में इसे चलाया जा रहा है। देखिए, हम अपनी अर्थव्यवस्था को दिशाहीन तो नहीं होने दे सकते। हमारी अर्थव्यवस्था उसी दिशा में चले जिससे आम नागरिकों के जीवन में खुशहाली आए, आम नागरिकों के जीवन का विकास हो। उसी दिशा में अर्थव्यवस्था को चलाना चाहेंगे हम। अब देखिए, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्र बाजार के जो नियम है, फ्री मार्केट इकोनॉमी के जो नियम है, उन्हीं के तहत चलती है। तो अगर ये स्वतंत्र बाजार के नियमों के तहत चल रही है, अपने आप ही चल रही है, तो आपको नहीं लगता कि ये दिशाहीन भी हो सकती है? होती भी है। तभी सरकार से हम ये पूछते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक से पूछते हैं कि आप अर्थव्यवस्था को कैसे चला रहे हो। और तभी हम उन्हें जिम्मेदार भी ठहराते हैं जब हमारी अर्थव्यवस्था दिशाहीन हो जाती है। क्योंकि इनका काम है, भारतीय रिजर्व बैंक का काम है और सरकार का काम है कि यह जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसे दिशाहीन ना होने दें, उसे ऐसी दिशा प्रदान करें जिससे आम नागरिकों के जीवन में खुशहाली आए। ठीक है, अब भारतीय रिजर्व बैंक कैसे दिशा प्रदान करता है अर्थव्यवस्था को, वो तो आपने देख लिया, मौद्रिक नीति के द्वारा करता है। भारत की सरकार कैसे दिशा प्रदान करती है? तो भारत की सरकार की भी एक नीति होती है जिसके द्वारा वह अर्थव्यवस्था को दिशा प्रदान करती है, और उस नीति को हम कहते हैं राजकोषीय नीति। फिस्कल पॉलिसी। और मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति यह दो पहिए हैं जिसके द्वारा आपकी अर्थव्यवस्था एक निर्धारित दिशा में चलती है। अब भारत की जो राजकोषीय नीति है, जिसका दारोमदार भारत सरकार पे है, उसमें आपका बजट भी आ जाता है। तो ये जो राजकोषीय नीति होगी, फिस्कल पॉलिसी होगी, इसमें हम भारत की बजट तय करने की प्रणाली भी देखेंगे। भारतीय सरकार किस हिसाब से, किन चीजों को ध्यान में रख के बजट तय करती है, बजट के क्या क्या अंग हैं, बजट में सरकार कुछ निर्णय क्यों लेती है, कुछ निर्णय कभी क्यों नहीं लेती, सरकार अपने घाटे को कब बढ़ाती है, कब कम करती है, राजकोषीय घाटा कभी बढ़ता है, कभी राजकोषीय घाटे को घटाया जाता है, क्यों करती है सरकार ऐसे, और इसका क्या असर पड़ता है आपके पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे, ओवरऑल अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ता है, यह सब हम देखेंगे राजकोषीय नीति में। तो राजकोषीय नीति में हम बजट देखेंगे और भारत के कर प्रणाली को देखेंगे, टैक्सेशन स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सारे विषय, उप विषय समष्टि अर्थशास्त्र के हम करेंगे, ये आधारभूत विषय हैं, ये आधारिक विषय हैं। अर्थशास्त्र को आप नहीं समझ सकते अगर आपको जीडीपी नहीं पता, अगर आपको मुद्रास्फीति नहीं पता, अगर आपको रिजर्व बैंक की कार्यशैली नहीं पता, अगर आपको भारतीय सरकार की बजट प्रणाली नहीं पता, तो आप अर्थशास्त्र समझ ही नहीं सकते। समझना तो दूर की बात है, अर्थशास्त्र से संबंधित किसी बातचीत का हिस्सा नहीं बन सकते आप। इसीलिए मैं इसे कह रहा था, आधारभूत विषय है ये समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अच्छा, मुद्रा एवं मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के बाद हम दो और चैप्टर करेंगे, जिसके बाद हमारे समष्टि अर्थशास्त्र का समापन हो जाएगा। अब पांचवा जो चैप्टर होगा हमारा, वो होगा बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित। बैंकिंग क्षेत्र।
अब बैंकिंग क्षेत्र बहुत ही बड़ा विषय है, इसीलिए इस विषय को करने में हमें 2 से 3 लेक्चर लग जाएंगे। बहुत बड़ा विषय है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या हैं, प्राइवेट बैंक्स क्या हैं, बैंकिंग क्षेत्र का क्या योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ऐसा क्यों कहते हैं बहुत सारे अर्थशास्त्री कि अर्थव्यवस्था चरमरा जाए अगर बैंकिंग क्षेत्र चरमरा जाए। ऐसा क्यों कहते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र की नींव पे ही पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। देखिए, जो आपका पूरा का पूरा वित्तीय क्षेत्र है उसका बहुत अहम हिस्सा है बैंकिंग क्षेत्र, और बिना बैंकों की मदद के अर्थव्यवस्था अगले ही दिन गिर जाए, ताश के पत्तों के ढेर के जैसे ही गिर जाए। बैंकिंग क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आरबीआई, जिसका काम है बैंकिंग क्षेत्र को नियम पूर्वक चलाना, उसका संचालन करना, और भारतीय सरकार दोनों ही क्यों चिंतित होते हैं जब भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कोई ना कोई मुद्दा खड़ा हो जाता है। बहुत ज्यादा इसे गंभीरता से लिया जाता है। क्यों लिया जाता है वह 3 लेक्चरों में हम देखेंगे बैंकिंग क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अच्छा, बैंकिंग क्षेत्र जैसे ही हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र की तरफ, इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, इंटरनेशनल बाजार की तरफ। देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है या हमारी जो अर्थव्यवस्था है जिसका हम पे असर पड़ता है, हमारे जीवन पे असर पड़ता है, उन्हें हम 2 भागों में उनको विभाजित कर देते हैं। एक तो होगी आपकी आंतरिक अर्थव्यवस्था, डोमेस्टिक इकोनॉमी, और हमारे जीवन के जितने भी विषय हैं या जितने भी मुद्दे हैं यह हमारे देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था से ही संबंधित है। पर आपको पता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में जो भी गतिविधियां होती हैं उसका असर हमारी आंतरिक अर्थव्यवस्था, भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। उदाहरण के तौर पे, अगर रूस यूक्रेन का युद्ध होता है तो कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होता है, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, और भारत ज्यादातर कच्चे तेल की अपनी जो आपूर्ति है वह आयात के द्वारा ही पूरी करता है, इंपोर्ट के द्वारा ही पूरी करता है। तो जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी, और भारत में जो ट्रांसपोर्टेशन है वह महंगी हो जाएगी, और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है तो सारी ही चीजें महंगी हो जाती हैं। तो भारत में मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है, महंगाई की दर बढ़ जाती है। तो आप देखिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बस कच्चा तेल बढ़ा था और पूरी की पूरी भारतीय आंतरिक अर्थव्यवस्था में खलबली सी मच गई, मुद्रास्फीति की खलबली मच गई, महंगाई की खलबली मच गई। तो ऐसे बहुत सारे लिंक हैं जिनसे, उन लिंक्स के द्वारा आपकी जो आंतरिक अर्थव्यवस्था है और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है दोनों में जुड़ाव है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक और उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। देखिए, आपने सुना होगा अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए का जो विनिमय दर है क्या चल रहा है, कि हम कभी बात करते हैं कि देखो रुपया मतलब $1 80 रुपए का हो गया, $1 75 रुपए का हो गया, अरे रुपया तो और गिर गया, 85 रुपए तक चला गया। हम बात करते हैं ना डॉलर और रुपए की विनिमय दर के बारे में, एक्सचेंज रेट के बारे में। अब आपको पता है हम क्यों बात करते हैं? विनिमय दर से क्या हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा? विनिमय दर में अगर गिरावट आए, अगर भारतीय रुपया नीचे गिरता है डॉलर के मुकाबले, तो आपके आयात का भुगतान बढ़ जाता है, इंपोर्ट पेमेंट्स बढ़ जाती हैं आपकी, और जब आप बाहर से जो चीजों का आयात कर रहे हो वह महंगी हो जाएंगी, तो आपकी आंतरिक अर्थव्यवस्था में भी मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। और निर्यात पे भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ जो आप व्यापार कर रहे हो, है ना, आदान प्रदान कर रहे हो, आयात निर्यात कर रहे हो, उसमें विनिमय दर का बहुत बड़ा योगदान है। बाहर जो बाहरी निवेश बाजार है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है आपके विनिमय दर को तय करने में। हम बात करते हैं ना एफडीआई की, हम कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था और अच्छी चलेगी अगर बाहर से निवेश आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहरी निवेश, आपका विनिमय दर, डॉलर और रुपए का विनिमय दर, आपका कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी या घटना उसका, यह सारी चीजें हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार की। पर इन सारी चीजों का असर पड़ता है आपकी आंतरिक अर्थव्यवस्था पे। इसीलिए हम जो बाहरी क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का, एक्सटर्नल सेक्टर,
उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब ये जो 6 विषय हैं जो मैंने बताए थे, पहले 4 और ये 2, ये 6 विषय जब हो जाएंगे, यह 6 उप विषय जब हो जाएंगे, तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा अर्थशास्त्र में। आप ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ, अर्थशास्त्र पे मेरी थोड़ी सी पकड़ बनती जा रही है और हाँ, अब जो अर्थशास्त्रियों की बातचीत होती है उसमें मैं हिस्सा ले सकता हूं, क्योंकि जिन चीजों के बारे में, जिन धारणाओं के बारे में वह बातचीत कर रहे हैं वह मुझे ज्ञात है, मुझे पता है। इसीलिए उनकी भाषा भी अब मैं समझ सकता हूं। अर्थशास्त्रियों की एक अलग ही भाषा है जो आम हिंदी इंग्लिश से भिन्न है, तो उनकी भाषा भी आप समझ पाएंगे। और जैसे जैसे मैं बताते जाऊं वैसे वैसे अगर आपने कर लिया ना समष्टि अर्थशास्त्र तक, तब तक तो आपको अर्थशास्त्र में रुचि भी होने लग जाएगी। आप खुद से अपने मन से अर्थशास्त्र से संबंधित खबरों को पढ़ेंगे, निकाल के पढ़ेंगे, आपकी रुचि बढ़ेगी, आपकी तैयारी बढ़ेगी और अर्थशास्त्र को लेकर आपकी चिंता घटेगी। ठीक है, तो तभी मैं कह रहा था समष्टि अर्थशास्त्र हमने अच्छे से करना है। और हां, अगर आपने समष्टि अर्थशास्त्र अच्छे से कर लिया, मुझे अपना 100% दे दिया, उसके बाद का जो विषय है ना भारतीय अर्थव्यवस्था, वह कुछ भी नहीं होगा आपके लिए, बहुत आसान होगा। एक तो आपको लगेगा कि इसमें तो सिर्फ रट्टा ही मारना है, जो आए दिन खबरें आती हैं इन विषयों से संबंधित, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, उन्हें आपने पढ़ना है, रटना है, बस आपका अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र तैयार हो गया। यह इतना सिंपल है, इतना आसान है। ठीक है, हाँ, बशर्ते आपने समष्टि अर्थशास्त्र अच्छे से पढ़ा है, फिर आपके लिए ये कुछ नहीं है। फिर भी कुछ नहीं है ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि इस विषय को पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना जरूर है, पर हां, आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र अच्छे से कर जाते हैं। तो अब भारतीय अर्थव्यवस्था में हम क्या क्या करेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का, वह चाहे आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, दोनों के पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कृषि क्षेत्र। अब देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ज्यादातर आपके देश की जो आबादी है वह ग्रामीण इलाकों से आती है। 2011 का सेंसस तो हमें यही बताता है, मोर देन 60%, 60% से अधिक आपकी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों से आती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो काम होता है वो तो कृषि क्षेत्र से संबंधित ही होता है। इसीलिए कृषि क्षेत्र का जो असर है वो 60% से ज्यादा आबादी तक पड़ता है, उसका असर, है ना। वैसे तो भारतीय रिजर्व बैंक और भारत की सरकार ये मानती है कि क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि क्षेत्र में जो कुछ भी गतिविधि हो रही है, बारिशें हो रही हैं, नहीं हो रही, सूखा पड़ गया है, बाढ़ आ गई है, जो कुछ भी गतिविधि हो रही है, सारी गतिविधियों का असर कृषि क्षेत्र तो छोड़ो, औद्योगिक क्षेत्र, बाकी सभी क्षेत्रों पे पड़ता है। भारत की अर्थव्यवस्था की नींव है कृषि क्षेत्र, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। और क्योंकि आपके पाठ्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा है, इसका बहुत ज्यादा योगदान है, इसीलिए पूरे के पूरे कृषि क्षेत्र के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए हमें कम से कम 3 लेक्चर तो लगेंगे, ज्यादा भी लग सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम में इसका बहुत ज्यादा विस्तार से वर्णन किया हुआ है, तो इसीलिए कृषि क्षेत्र को हम ज्यादा समय देंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाता है औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ हम रोजगार क्षेत्र को भी देखेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट वगैरह। ठीक है, फिर हम गरीबी के जो विषय होगा उस पे चर्चा करेंगे, तीसरा। हम सुनते हैं ना इसके बारे में, इंक्लूसिव ग्रोथ, तो गरीबी एवं इंक्लूसिव ग्रोथ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यह 4 चीजें हो गई। उसके बाद यह 3 चीजें जब हो जाएंगी, एक विषय होगा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा भारतीय अर्थव्यवस्था में, और वह विषय है अवसंरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर। अवसंरचना बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ही है, भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अवसंरचना का मतलब क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, भारत में उद्योग, कृषि क्षेत्र, किसानी कुछ भी ना चले अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो आपके पास, मूलभूत मौलिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मौलिक अवसंरचना ना हो अगर आपके पास,
तो आपका कोई भी क्षेत्र नहीं चल सकता। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आपके देश में हाईवेज नहीं है, सड़कें नहीं है अच्छी खासी, तो जो आपके कारखाने हैं वहां पे चीजें बन तो जाएंगी पर उपभोक्ता तक नहीं पहुंचेंगी। तो बना के क्या कर लोगे जब वो बिकेंगे ही नहीं। अच्छा, ये जो कारखाने हैं आजकल सारे कारखानों को बिजली की जरूरत होती है। अगर आपके देश में बिजली से संबंधित अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली उत्पादन नहीं अच्छे से हो रहा, तो ये फैक्ट्रीज, ये कारखाने भी नहीं चलेंगे। तो आपके देश में उत्पादन किस चीज का होगा? ऐसे ही नगर अवसंरचना, जैसे कि आपका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और ऐसे ही बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें, इनके बिना अर्थव्यवस्था गायब है। और आपके पाठ्यक्रम में भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए इसको भी हम ध्यान से करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, गरीबी एवं इंक्लूसिव ग्रोथ, अवसंरचना, अब इसमें सामाजिक अवसंरचना भी आ जाएगी और आर्थिक अवसंरचना भी आ जाएगी। ठीक है, यह जब हो गया तो लगभग आप समझिए आपका भारतीय अर्थव्यवस्था पूरा का पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम दो ऐसे चैप्टर करेंगे जो आधे समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है, आधा भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, पर करेंगे हम उसे भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में ही। ठीक है, वो जो टॉपिक होगा, वो जो विषय होगा, जो जिसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था में करेंगे, वैसे उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र में भी कर सकते थे। वह होगा वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। दो थोड़ा बहुत वित्तीय बाजार हम बैंकिंग क्षेत्र में कर लेंगे, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र भी वित्तीय क्षेत्र का एक हिस्सा है। बड़ा हिस्सा है पर हिस्सा जरूर है। वित्तीय क्षेत्र थोड़ा ज्यादा बड़ा है, बैंकिंग क्षेत्र उसका बस एक हिस्सा है। बड़ा हिस्सा है पर हिस्सा है। ठीक है, अच्छा, वित्तीय बाजार को हम करेंगे, जैसे शेयर बाजार के बारे में आप सुनते हो, है ना, म्यूचुअल फंड वगैरह, इन सब के बारे में सुनते हो। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह, ये सब हम वित्तीय बाजार में करेंगे। वित्तीय बाजार के भी दो प्रकार होते हैं। एक आपका मुद्रा बाजार होता है, जिसमें थोड़े समय के लिए पैसे का आदान प्रदान होता है, और एक आपका पूंजी बाजार होता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट, जिसमें निवेशकर्ता निवेश के लिए पैसे का आदान प्रदान करते हैं लंबे समय तक के लिए। तो मुद्रा बाजार छोटे समय के लिए, पूंजी बाजार लंबे समय के लिए, ये दोनों वित्तीय बाजार का हिस्सा हैं और इसे करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र का पूर्ण तौर पे समापन नहीं हो पाएगा अगर आप वित्तीय बाजार के कुछ बेसिक्स नहीं समझोगे। इसीलिए वित्तीय बाजार को हम करेंगे, पर अंत में करेंगे। अर्थव्यवस्था के जो मेजर उपविषय हैं, इंपॉर्टेंट जरूरी उपविषय जो हैं, वह करने के बाद हम वित्तीय बाजार करेंगे। और हां, अंत में, सबसे अंत में देखिए वर्ल्ड बैंक क्या करता है, विश्व बैंक क्या करता है, IMF क्या करता है, WTO क्या करता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए अंत में हम करेंगे अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक टॉपिक हम कर लेंगे, और उसके बाद पूरी की पूरी आपकी अर्थव्यवस्था आप समझ लेंगे और अर्थशास्त्र का विषय आप खत्म कर लेंगे। अपने पाठ्यक्रम में जहां अर्थशास्त्र लिखा होगा उसके आगे टिक लगा देंगे, आपका अर्थशास्त्र खत्म। ठीक है, अब देखिए पाठ्यक्रम तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, पर इस पाठ्यक्रम को पढ़ना कैसे है, इसके लिए क्या रणनीति अपनानी है। शुरुआत में तो मैं बहुत कह रहा था कि मेरे बताए हुए मार्ग पे चलना, अच्छे से चलना, नियमित रूप से चलना, तो बिल्कुल आप ये अच्छे से कर लोगे, पर रणनीति तो मैंने आपको बता ही नहीं। तो अब मैं आपको बताऊंगा इस पूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने की रणनीति, और इस रणनीति को ध्यान पूर्वक आपने अच्छे से 100% दे के करना है। पूरी जो रणनीति मैं आपके साथ साझी करूंगा, अच्छे से आपने इसका पालन करना है। ठीक है, चलिए अब पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि किन किन चीजों से आपने पढ़ाई करनी है, वो क्या क्या किताबें हैं, कौन से स्रोत हैं जिनसे आपने पढ़ना है। सोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको पूरे के पूरे अर्थशास्त्र में, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे। जो भी हमारी ये लेक्चर श्रृंखला है, इसे पूरे अच्छे से बिल्कुल निष्ठा के साथ आपने देखना है। ठीक है, अच्छा, लेक्चर के बाद आपको हर लेक्चर से संबंधित नोट्स मिलेंगे। अब ये मैं आपको बता दूं, देखिए आए दिन आपको ऐसे सुझाव मिलते रहते होंगे, जो भी सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये सुझाव तो मिलते ही रहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका ये पॉपुलर परीक्षा है ये, तो इसीलिए सुझाव देने वाले बहुत होंगे आपको।
तो आपको बहुत सारे लोग ये सुझाव दे रहे होंगे कि देखिए फलानी किताब मिलती है वहां से, अर्थशास्त्र के लिए वो किताब खरीद लीजिए, या ये किताब मिलती है, ये किताब मिलती है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मेरी बताई हुई रणनीति आपको उसका पालन अगर करना है तो कोई भी किताब ना खरीदिए। मेरे ओपिनियन में मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी अच्छी संपूर्ण किताब उपलब्ध ही नहीं है बाजारों में, है ही नहीं। मतलब कुछ किताबों में कुछ हिस्सा अच्छा दिया हुआ है, कुछ में कुछ हिस्सा अच्छा दिया हुआ है। कोई भी अच्छी एकदम परफेक्ट किताब, परफेक्ट पुस्तक नहीं मिलेगी आपको अर्थशास्त्र से संबंधित। ये मेरा मानना है, ऐसा मानना है, ठीक है। अब इसीलिए हमने आपके लिए नोट्स उपलब्ध करवाए हुए हैं। तो किसी भी किताब की तरफ मत जाना, किसी भी पुस्तक की तरफ मत जाना, चाहे जितने आपको सुझाव मिल जाएं, ना मानना। और बाकी सुझाव हैं, टाइम टेबल से संबंधित सुझाव होंगे, वो मान लेना। पर यह बात तो मेरी जरूर मान लेना कि आपने जो तैयारी करनी है वो हमारे दिए हुए नोट्स से ही करनी है। वह संपूर्ण नोट्स हैं और जो जो अर्थशास्त्र के विषय के लिए महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, वह सभी कुछ इन नोट्स में दिया हुआ है। आपको ऐसे सुझाव भी मिले होंगे कि देखिए सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी में एनसीईआरटीज का बहुत बड़ा योगदान है, बिना एनसीईआरटीज के आपकी तैयारी पूर्ण नहीं होती, इसलिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाएं। और इस मत से तो मैं भी सहमत हूं, एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपकी सहूलत के लिए ही अर्थशास्त्र से संबंधित एनसीईआरटीज में जो जो आवश्यक जानकारी है, वह सारी आवश्यक जानकारी हमने अपने नोट्स में ही उपलब्ध करवाई हुई है। तो जो जो कुछ आवश्यक नहीं है एनसीईआरटीज में, उसे हमने साइड पे करा है, और जो जो आवश्यक है आपके नोट्स में ही डाल दिया है। तो इसीलिए लेक्चर से संबंधित नोट्स ही आपका एकमात्र स्रोत होना चाहिए, और किसी किताब की तरफ आपने नजर भी नहीं डालनी, ठीक है। यह मेरा सुझाव है। और अगर आप किसी कोई आपके सगे संबंधी जिनको आप बहुत मान देते हो, वो आपको कह देते हैं कि नहीं ये किताब तो तुझे खरीदनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है ये किताब खरीदनी है, और आप उनके प्रेशर में वो किताब खरीद भी लेते हो और पढ़नी भी पड़ती है आपको, तो भी कोई मुद्दा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बस ध्यान रहे कि यह तो जरूर करना है आपने। इनको पढ़ने के बाद आप कोई भी किताब पढ़ना चाहते हैं पढ़ लो, कोई मुद्दा नहीं है। वैसे तो मेरा सुझाव होगा कि ना ही पढ़ना, पर अगर इन नोट्स के अलावा आप कोई किताब पढ़ते हो कोई बात नहीं, पर अगर आप वो किताब पढ़ते हो और ये नोट्स नहीं पढ़ते तो मुद्दा है। इसीलिए इनको तो आपने बहुत ध्यानपूर्वक बनाए गए हैं, नोट्स बहुत समय लेके अच्छे से बनाए गए हैं, तो इन पे ध्यान जरूर देना, ठीक है। तो एक तो आपके हो गए लेक्चर और दूसरे हो गए आपके नोट्स। अच्छा, आपका जो लेक्चर होगा उसके साथ जो आपको नोट्स मिलेंगे, उन नोट्स में हम कुछ प्रश्न भी आपके साथ शेयर करेंगे, एमसीक्यूज भी और मुख्य परीक्षा प्रश्न भी, जो मुख्य परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे प्रश्न भी आपको उनकी सूची दे दी जाएगी उस लेक्चर से संबंधित जो प्रश्न होंगे। ध्यान रहे, मेरा आपसे निवेदन है कि लेक्चर देखने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद इन प्रश्नों का प्रयास जरूर करें। देखिए ये 3 स्टेप्स हैं जो आपको हर लेक्चर, प्रतिदिन हर लेक्चर के साथ आपको इन 3 स्टेप्स का पालन करना है। लेक्चर ध्यानपूर्वक सुनना है, नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं और इन प्रश्नों का अभ्यास करना है। तभी मैं मानूंगा कि वो लेक्चर आपका पूर्ण हो गया, खत्म हो गया। नहीं तो इनकम्प्लीट ही, अपूर्ण ही माना जाएगा उसे, ठीक है। चलिए, तो लेक्चर, नोट्स और प्रश्न, यहां आपकी तैयारी खत्म नहीं होती। वैसे तो कायदे से हो जानी चाहिए, पर यहां नहीं होती। उसका एक कारण है। देखिए अर्थशास्त्र जो है ना, जो अर्थशास्त्र का विषय है, उसमें करंट अफेयर्स का ठीक ठाक योगदान है। स्टैटिक पोर्शन से सवाल पूछे जाते हैं, पर करंट अफेयर से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए अर्थशास्त्र के विषय की तैयारी के समय करंट अफेयर्स पे भी पैनी नजर होनी चाहिए। अब करंट अफेयर्स के लिए हम आपको लेक्चर और नोट्स देंगे। अगर आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते हो तो अच्छी बात है, पर अखबार पढ़ने के साथ साथ आप इन करंट अफेयर्स के लेक्चर और नोट्स अगर करेंगे, तो इन करंट अफेयर्स के लेक्चर और नोट्स में जो अर्थशास्त्र से संबंधित खबरें होंगी, उन्हें भी साथ साथ करते जाना बहुत जरूरी है। वो तभी पूरा का पूरा आपका जो अर्थशास्त्र का विषय है अच्छे से तैयार हो जाएगा। अच्छा, करंट अफेयर्स में एक तो जो आए दिन खबरों में आता है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, पर
हर साल भारत सरकार एक दस्तावेज भी प्रस्तुत करती है, 2 दस्तावेज प्रस्तुत करती है। एक तो हो गया आपका बजट और दूसरा हो गया इकोनॉमिक सर्वे। वह दोनों बहुत ज्यादा आवश्यक है आपकी तैयारी के लिए, है ना, और करंट अफेयर्स के लिए तो खासकर, क्योंकि बजट और अर्थ इकोनॉमिक सर्वे दोनों में ही पिछले 1 वर्ष की सारी खबरें डली होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको 1 वर्ष के अर्थशास्त्र से संबंधित करंट अफेयर्स कवर करने हैं तो एक तो नियमित रूप से प्रतिदिन जो हम आपको लेक्चर देंगे वो करने हैं, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो आपको जरूर करना है। उसके भी लेक्चर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, हमारे ही द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। और हां, अगर आप यूपीएससी के अलावा किसी राज्य सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हो तो उन जो राज्य हैं उनके अपने बजट और इकोनॉमिक सर्वे आते हैं, तो उनकी भी तैयारी आपको करवा दी जाएगी। ठीक है, अब यह 4 चीजें आपने अच्छे से करनी है, बहुत गंभीरता से लेना है। और लेक्चर्स के दौरान जो रणनीति मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साझी करूंगा, उन पे जरूर चलना, उनका पालन जरूर करना। ठीक है, चलिए, तो आज हमने पाठ्यक्रम पे चर्चा कर ली, रणनीति पे चर्चा कर ली, ये दोनों चीजें हमने कर ली क्योंकि ये प्रारंभिक लेक्चर था आपका। अब कल से हमारा जो शुरुआत होगी वो होगी व्यष्टि अर्थशास्त्र से। मैंने आपको बताया था कि पहला लेक्चर व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित होगा, और कल के लेक्चर के बाद जो शुरू होगा वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, समष्टि अर्थशास्त्र। चलो, फिर मैं आशा करता हूं कि आपको आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो पसंद आएंगे, और लेक्चर्स के अंत तक आपका अर्थशास्त्र को लेके जो हवा बनाया हुआ है आपने अर्थशास्त्र को, या आप में से वो लोग जो अर्थशास्त्र से भयभीत हैं, जिन्हें अर्थशास्त्र कठिन लगता है, उनके लिए यह विषय सरल हो जाएगा। पर सरल होना ही मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप सभी की जो मेरे लेक्चर सुनेंगे उनकी रुचि भी बढ़ जाए अर्थशास्त्र में। बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है ये, बहुत ही रोचक विषय है, सच बता रहा हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं ऐसा होगा जैसे मैं सोच रहा हूं। वैसे कुछ काम मैंने करना है, कुछ काम आपने। मेरा जो काम है वो है इस विषय को रोचक बनाना और आपकी इसकी तैयारी करवाना, और आपका काम है मेरे बताए हुए मार्ग पे चलना। अगर ये हो जाता है तो बस जो मैंने आशा की थी अभी थोड़ी देर पहले वह पूर्ण होती है। चलिए फिर, धन्यवाद सभी को। मैं आपको मिलता हूं व्यष्टि अर्थशास्त्र के पहले लेक्चर के साथ अगली बार। धन्यवाद।